चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा गुडविल चैप्टर चल रहा था। गुडविल चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट करा था तीन मेजर मेथड्स होते हैं हमारे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। उसके अंदर जो सबसे पहला मेथड हमारा था वो था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके फर्दर दो पार्ट थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो दोनों ही मेथड हम अभी तक कवर कर चुके थे। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर कोई फर्दर डिवाइड नहीं किया हुआ है, इसको हमें डायरेक्टली सीधे इसी नाम से पढ़ना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड हमें पढ़ना है। बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं गुडविल और हमें इसके अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पहले से पता है क्या होता है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। सुपर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी की फर्म परचेज कर रहा हूं, ठीक है, तो आने वाले कितने टाइम पीरियड तक बिना कुछ एफर्ट लगाए मुझे प्रॉफिट पहले से ही गेन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट एफर्ट की वजह से। उसे ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सेकेंड आता है सुपर प्रॉफिट। हमें आगे सुपर प्रॉफिट के बारे में स्टडी करनी है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। बेटा सुपर प्रॉफिट निकालने का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया है, सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट कैसे होता है। हमें एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अब हमें समझना है ये क्या होता है और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। बेटा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट को कई बार एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी आपको बुक में क्वेश्चन गिवन हो सकता है और कई बार खाली एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से भी हो सकता है, और हो सकता है कि कई बार पूरा नाम लिखा हो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब सेम होता है। यहां पे चीजों को समझने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूं सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देखेंगे। बेटा सुपर प्रॉफिट का मतलब ही होता है, मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है और उस फर्म के अंदर मैं कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं और सेम फर्म जो है वो एक और पर्सन रन करता है, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वो भी सेम बिजनेस करता है, ठीक है। गुडविल हम किसकी निकालते हैं? जिसकी रेपुटेशन होती है, जिसका एक्सेस प्रॉफिट होता है। मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सेस प्रॉफिट है, मैं औरों के कंपैरिजन में अच्छा काम कर रहा हूं और मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं वो इस तरीके से निकलती है कि मेरी इंडस्ट्री जो है, मेरी फर्म आसपास की जितनी भी फर्म है उनके कंपैरिजन में कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है। बेटा ये जो एक्सेस वर्ड है इसे प्लीज पकड़ लेना, ठीक है। एक्सेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री अर्न कर रही है 5 लाख और आसपास की इंडस्ट्रीज अर्न कर रही हैं 4 लाख रुपए, ठीक है, तो मैंने एक्सेस कितना अर्न करा? मैंने एक्सेस अर्न करा है 1 लाख, ठीक है। तो वही मेरा सुपर प्रॉफिट होगा और सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहीं से एक हमारा फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है, क्या कि हमने अपने प्रॉफिट में से पड़ोसियों का प्रॉफिट, ठीक है, आसपास की जितनी फर्म्स थी उनका प्रॉफिट माइनस कर दिया, यानी कि अपना प्रॉफिट माइनस नेबर्स का प्रॉफिट, ठीक है। ये एक सिर्फ याद करने का मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, कई बार ए फॉर अपना ए फॉर अपना प्रॉफिट और एनपी नेबर्स प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से हम नेबर्स का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं, वो एनपी माइनस एपी कर देते हैं। तो समझने का बड़ा ही आसान तरीका है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है कि हम आसपास की इंडस्ट्री से कितना ज्यादा एक्सेस अर्न कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब हम अपने प्रॉफिट में से जो नेबर्स के प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। अपना प्रॉफिट का नाम क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ऑब्वियसली एक्चुअल प्रॉफिट हमारा होगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा होगा, क्योंकि एवरेज हम अपना ही निकालेंगे, दूसरों का नहीं। दूसरों को तो हम देखेंगे कि नॉर्मली वो प्रॉफिट अर्न कितना करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको ये भी कहा गया, सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो है ये आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली 99% क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब बचता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें समझना है ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बेटा जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं, सेम इंडस्ट्रीज जो हैं, वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उसके बारे में हमें नॉर्मल प्रॉफिट बताता है। अच्छा, तो ये निकलेगा कैसे, ये समझना।
बेटा ये इस तरीके से निकलेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का तो मतलब ही यही है कि मैं आसपास की इंडस्ट्री से के कंपैरिजन में मैं एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, अगर मेरे साथ कोई और अगर बिजनेस स्टार्ट करता है और वो भी 10 लाख रुपए लगाता है, तो हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ एक फिक्स रिटर्न तो होता ही है कि अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो कम से कम आपको 5%, 10%, 20%, हो सकता है 30% का रिटर्न तो सबको मिल ही जाता है। इतनी बात समझ में आई। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर मिनिमम कुछ परसेंटेज का रिटर्न हर पर्सन को मिल जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने अपना बिजनेस 10 लाख के साथ स्टार्ट करा और जिस तरीके का बिजनेस मैं कर रहा हूं उसके अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि उसके अंदर जो आपको नॉर्मली रिटर्न जो मिल जाएगा वो हम मान के चल लेते हैं कि कितना है, 20% है। यानी कि अगर आप 10 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो अर्न कर ही लोगे बड़े आराम से। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा जो निकालने का तरीका है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है हमारे बिजनेस के अंदर, उसका एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। हमें अब जो मेहनत करनी है वो सारी मेहनत हमें करनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड है, अलग अलग इसके फॉर्मूले बने हुए हैं। तो बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो हमें अब सारी मेहनत कहाँ पे करनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मैं 10 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सेम इंडस्ट्री सेम फर्म के अंदर, मतलब कि मेरी ही जैसी एक और फर्म है, सिमिलर फर्म है और उसने भी बिजनेस स्टार्ट करा और उसने भी 10 लाख रुपए लगाए। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो मेरी जैसी फर्म रन कर रहा है वहां पे 20% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो जो मेरे नेबर में एक फर्म है, ठीक है, वो कितना अर्न करेगी, 10 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए, और मैं कितना अर्न कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में अर्न कर रहा हूं 3 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, जिसे हम एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आसपास की जो इंडस्ट्री अर्न कर रही है वो। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नॉर्मल प्रॉफिट हमने समझ लिया। एक नेक्स्ट आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना होता है, मैंने उसका एक छोटा सा फॉर्मूला फिलहाल अभी लिखा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरुआत में जितना बिजनेस के अंदर पैसा लगा है वो, प्लस साल के लास्ट में जितना भी बिजनेस में पैसा लगा है वो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैसे निकाला जाता है, अब ये चीज निकालने की हम देखते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट वर्थ भी बोला जाता है और इवन नेट एसेट्स भी बोला जाता है, और इसे इक्विटी फंड भी बोला जाता है। इक्विटी फंड या फिर ऑनर्स फंड, यानी कि जो ऑनर है, मालिक है, मालिक का जो पैसा है उसे भी कैपिटल फंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या होता है मेन, कि मालिक का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है और उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ और नेट एसेट्स, या फिर इसे हम ऑनर्स फंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एक फॉर्मूले हम बनाने की यहाँ से कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक बैलेंस शीट बना रखी है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप की बैलेंस शीट ऐसे ही बनती है, कंपनी की तो डिफरेंट वे में बनती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, पहले इस टर्म को समझा देता हूँ फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने कैपिटल ले रखा है, जनरल रिजर्व आपको अच्छे से पता है, कुछ प्रॉफिट होता है तो कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल देते हैं, प्रॉफिट का वो हमारा हिस्सा होता है, फ्यूचर में वो हमारे काम आता है किसी अनसर्टेनिटी पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, ये दोनों ही हमारे फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब आप चाहो तो कभी भी इन दोनों पैसे को किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो। बेटा एक आधे रिजर्व और होते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं एक का एग्जांपल लेता हूं और आपको बता देता हूं।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि अगर वर्कमैन को कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 30,000 का हमने रिजर्व बनाया है और वर्कमैन को क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो जा गया और हमें अब उसे 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो याद रखना, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 10,000 की तो लायबिलिटी हो जाएगी, जो 30,000 का रिजर्व में था हमारा, उसमें से 10,000 तो लायबिलिटी हो जाएंगे, बाकी के जो 20,000 है वो भी हमारे फ्री रिजर्व ही कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्री रिजर्व के अंदर अगर कोई ऐसा रिजर्व है जिसके ऊपर अभी लायबिलिटी तय नहीं हुई है, फिक्स नहीं हुई है, ठीक है, तो वो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी हमारा फ्री रिजर्व का काम करता है। आगे समझते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आपको अच्छे से पता है कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है जिसको हमें लॉन्ग टर्म में इसकी पेमेंट करनी होती है। करंट लायबिलिटी जैसे कि क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गए, ये क्या होते हैं हमारी, जैसे हमने बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन रखा है, 3 साल हो गए, 5 साल के लिए लोन ले रखा है। करंट एसेट्स आपको पता है, नॉन करंट एसेट्स मैंने शॉर्ट में लिखा है नॉन करंट एसेट्स, और वो भी कौन से वाले हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इंटेंजिबल का पार्ट नहीं है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, मैं आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब बता देता हूं सो दैट कि अभी जब हम इसका फॉर्मूला करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाए। बेटा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये होता है, अगर मान लीजिए कि मैं फर्नीचर डीलर हूं और फर्नीचर को सेल करके मैंने अच्छा सरप्लस अर्न करा और मैंने वो पैसे से क्या करा कि ले जाके कहीं पे बैंक में अच्छा किसी दूसरी कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और उन शेयर्स के ऊपर मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो वो जो मैंने शेयर्स खरीदे वो क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे पास सरप्लस फंड था, तो मैंने क्या करा कि दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज कर लिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, उससे वो रिलेट नहीं करता है, वो तो सरप्लस पैसा था तो मैंने उसको क्या कर दिया, कहीं पे सेव कर दिया। गुडविल आपको अच्छे से पता है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं हमारे, जो अनरिटर्न ऑफ होते हैं, जो कि हमारे लॉसेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न ऑफ नहीं होते हैं, और कुछ खर्चे जिनको हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, कई सालों में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का 1 लाख रुपया, ठीक है, दोनों साइड का टोटल आ गया 30 लाख रुपए। बेटा अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, क्या कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ और नेट एसेट्स, ठीक है, इसको निकालने के हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, एक होता है एसेट अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर कायदे में हमें करना क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। हमें इसके अंदर कायदे में सिर्फ और सिर्फ मालिक का पैसा निकालना है कि मालिक का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। इस इजी लैंग्वेज को आप जितना आराम से समझोगे, जितना मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनोगे, उतना इजीली क्लियर हो जाएगा। इस बैलेंस शीट से हमें मालिक का पैसा निकालना है। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर 15 लाख है, 15 लाख हो गया मालिक का पैसा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये 15 लाख सिर्फ मालिक का पैसा नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट और भी है। समझते हैं कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा जब हम क्वेश्चन को लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी अप्रोच, और जब हम एसेट्स साइड से स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटी साइड से जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं मालिक के पैसे के अंदर, एक तो खुद मालिक का पैसा यानी कि कैपिटल। इसके साथ एक बात समझिए, ये जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां से आया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब हमें हर साल थोड़ा थोड़ा जब भी प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा पैसा उठा के हम जनरल रिजर्व में सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर ये सेव नहीं करेंगे तो उसके ऊपर राइट किसका है, मालिक का राइट है, हाँ। तो हमने क्या करा कि ये पैसा मालिक को ना देकर जनरल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कोई लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है। अगर ये जनरल रिजर्व किसी दिन बटेगा या फिर इसको हम फिनिश करेंगे तो वो जाएगा किसके पास, वो मालिक के पास ही तो जाएगा। यानी कि ये जो जनरल रिजर्व है ये भी मालिक का ही पैसा है, ये भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द ईयर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था, कुछ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो कैपिटल का पार्ट बन गया, वो कैपिटल में जाके ऐड हो चुका है। आपने ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा और उसमें आपने सीखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉफिट का पार्ट होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के पार्ट को कैपिटल के अंदर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर से जनरल रिजर्व मालिक का पैसा, प्रॉफिट मालिक का पैसा। बेटा अगर ये जनरल रिजर्व और ये प्रॉफिट मालिक का पैसा है तो अगर कोई लॉस होगा तो वो भी तो मालिक का ही होगा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो उसके अंदर कैपिटल के अंदर ऐड कर दोगे कोई भी फ्री रिजर्व है वो, और उसमें से लेस कर दोगे क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स। हेडिंग आप डालना फिक्टिशियस एसेट्स की, ठीक है। सेकंड,
अगर कोई भी गुडविल है तो उसको भी आपको क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि गुडविल जो होता है उसे हमें धीरे धीरे प्रॉफिट के अगेंस्ट में राइट ऑफ करना होता है, ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमारा खड़ा है, तो प्रॉफिट को अगर ऐड कर रही हो तो उसके अगेंस्ट में जो है उसे हमें डिडक्ट करना होगा, ठीक है, इसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड आता है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारा मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस नहीं है, इसको हम नॉर्मल एसेट ट्रीट नहीं करते हैं और इसे हम मालिक के पैसे से डिडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इतना पैसा तो बिजनेस में लगा ही नहीं है। आप यहाँ पे कैपिटल दिखा रहे हो 15 लाख की है, जिसमें से आप कह रहे हो कि बिजनेस में 15 लाख लगे हैं, है ना, समझना, आप कह रहे हो कि बिजनेस में 15 लाख मालिक ने लगा रखे, जिसमें से 3 लाख तो कहीं और ही इन्वेस्ट है ना, तो आप यहां से एक काम करो, या तो 3 लाख माइनस कर दो, ठीक है, यहां से 3 लाख माइनस कर दो इस बात के कि इतना पैसा तो बिजनेस में लगा ही नहीं है, या तो सेकंड काम क्या करो, आपने यहाँ पे 15 टोटल काउंट करा है तो उसमें से 3 लाख माइनस कर दो, क्योंकि मालिक की इन्वेस्टमेंट इतने रुपए से हम 3 लाख रुपए से कम कर देंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हम निकाल क्या रहे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ और नेट एसेट्स। मैं इस लाइन को यहां से ऐसे रब कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। किस अप्रोच से मैं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे, लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे तो सबसे पहले कैपिटल, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व, अच्छा, लेस क्या कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इसमें से हम माइनस कर देंगे। मैं यहां पे गुडविल लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, और नॉन ट्रेडिंग, चलो पूरा ही लिख देते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ और नेट एसेट्स, उसको लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। अब इसका एक हम दूसरा फॉर्मूला करने जा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़ देता हूं, इसके अंदर हमें कुछ काम करना है उसको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने लायबिलिटी अप्रोच समझाया, यहां पे मैं आपको समझाता हूं क्या, एसेट्स अप्रोच, यानी कि मालिक के पैसे को एसेट अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। एसेट अप्रोच का मतलब क्या है कि हम चीजें यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। बेटा इसका बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सबसे पहले तो टोटल एसेट्स उठा लो। क्या टोटल एसेट्स हम उठाएंगे, जो दे रखा है 30 लाख रुपए, ठीक है। 2-3 तरीके हैं इसको करने के आपके पास, ठीक है। मैं पहले एक समझाता हूं, फिर दूसरा और फिर तीसरा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप 30 लाख जितना भी टोटल एसेट्स है वो उठा लो, उसमें से आप 3 चीजें हमेशा माइनस करोगे। कौन कौन सी चीजें, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि 3 लाख रुपए, सेकंड करोगे गुडविल माइनस, और थर्ड करोगे फिक्टिशियस एसेट्स माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज को आपको माइनस करना होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जब ये 3 माइनस ही करा रहे थे तो आप सीधे ये बोल देता ना कि सर इन दोनों को खाली आपको उठाना है, यानी कि करंट एसेट्स और प्लस नॉन करंट एसेट्स। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन कि आप क्या करो, टोटल एसेट्स उठाओ और उसमें से ये 3 माइनस कर दो, फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन, आप टोटल एसेट्स उठाओ ही नहीं, आप सीधे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स उठा लो, इससे भी आपका आंसर सेम वही निकल कर आने वाला है, ठीक है। तो हम दोनों फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं टोटल एसेट्स वाला लिख देता हूं, फिर इसको, और फिर एक थर्ड फॉर्मूला बनाएंगे, उसको भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले टोटल एसेट्स, उसमें से माइनस करेंगे ये 3 चीज, और इसके अलावा और क्या माइनस करने वाले हैं, 2 चीज और माइनस हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मैंने अभी अलग अलग बोला और इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है आउटसाइडर लायबिलिटी। बेटा मैंने यहां पे कितनी चीजें लिखी हैं, कैपिटल, फ्री रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये मालिक का पैसा है, मालिक तो कंपनी का मालिक ही है, वो इंटरनल पर्सन है।
ये तो क्या है, ये लायबिलिटी है नहीं, ये तो प्रॉफिट का हमारा पार्ट है। और ये दोनों जो भी हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। उसे आप आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हो या फिर दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की कोशिश लिखते हैं यहां पे। सबसे पहले क्या, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे गुडविल, फिर हम क्या यहां से माइनस करेंगे, यहां से अगला हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और क्या माइनस करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा, और क्या माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको अभी इसके ऊपर एक चीज को प्रूफ कर देता हूं। क्या प्रूफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच तो हम एग्जाम में कौन सा अप्लाई करेंगे। बेटा आप चाहे इसको अप्लाई करो चाहे इसको अप्लाई करो, आंसर आपका दोनों से सेम निकल के आएगा। ये मैंने इमेजिनरी अमाउंट लिए हैं, ठीक है, मैंने पहले ही लिख लिया था। आप अपनी इच्छा से ये बैलेंस शीट पर आना और अपनी इच्छा से कोई भी अमाउंट फिल कर देना, आपका आंसर दोनों ही तरीके से सही आएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले लेता हूं कैपिटल, कैपिटल मेरी कितनी है, कैपिटल है 15 लाख। फ्री रिजर्व्स दोनों को ऐड करके लिख देंगे 3 + 2 यानी कि 5 लाख। लो मैं इसको अलग अलग ही लिख देता हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, +2 लाख। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहां पे चीजें नोट कर रहा हूं। माइनस गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है, गुडविल दे रखा है 2 लाख, यहां पे आ जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्या कह रहा है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स है 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस लास्ट मैंने क्या लिखा है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख। अब इसका आंसर देखो कितना आएगा बेटा, 3 और 2 5 और ये 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, 20 में से 2 3 और 3 6, 2 लाख, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 20 में से 6 जाएंगे तो बचेगा कितना 14 लाख रुपए। बेटा अब चेक करो हमारा ये चीज यहां से निकल के आया है, क्या यहां से भी सेम निकल के आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है 30 लाख, यहां पे मैंने लिख दिया 30 लाख। इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, गुडविल इसमें से माइनस करना है, गुडविल की वैल्यू कितनी है 2 लाख माइनस 2 लाख माइनस नॉन ट्रेडिंग 3 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस कितना है 1 लाख। अच्छा नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी हमें दे रखा है 8 लाख रुपया माइनस 8 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख, यहां पे आ जाएगा 2 लाख। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसका आंसर भी 14 आना चाहिए, अदरवाइज मैं यहां पे लिख देता हूं कि NCL ताकि प्रॉब्लम ना हो, कई बच्चों को लगेगा ये कहां से आ गया, और ये हो गया CL। ठीक है, 2 और 3 5 6, 6 और 8 14 15 16, 30 में से 16 जाएंगे तो 16 लाख। आई होप कि आपको ये बातें समझ में 30 में से 16 जाएंगे तो 14 लाख बचेगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम चाहे इसको अप्लाई करें चाहे इसको अप्लाई करें, दोनों से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा मैं आपसे एक चीज और बता रहा था कि इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो एक लास्ट वे जो है उसको भी आप प्लीज काउंट कर लेना। ठीक है, एसेट अप्रोच से ही चीजों को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कौन सा तरीका है मैं वो आपको समझा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, आप सारे एसेट्स को उठाओ ही मत, इन 3 को आप उठाओ ही मत, आप खाली इन 2 को ही उठाओ। ठीक है, यानी कि करंट एसेट्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूं करंट एसेट्स, ठीक है ना, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है ना, हम निकाल क्या रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CE, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। पहले मैं NC लिखता हूं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें हम ऐड करेंगे करंट एसेट्स, ऐड करंट एसेट्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ मैंने ये 2 चीज उठाई और इन 2 में से
याद रखना जो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, क्या कौन कौन से, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे और जो भी करंट एसेट्स हैं वो भी आ जाएंगे, सारे के सारे जितने भी हैं। नॉन ट्रेडिंग को आपको नहीं लेना है, ये दो आ जाएंगे और इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करनी है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोला जाता है। फिलहाल मैंने अलग अलग लिखा है तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब आप चाहोगे तो इसके थ्रू भी, आप चाहो तो इसके थ्रू भी एक बार इसको चेक कर सकते हो, मतलब इसके अमाउंट यहां पे फीड करो। ओरली चेक कर लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं 15, करंट एसेट्स कितने हैं 9, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 24 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 2 10, कितना बचेगा 14 लाख रुपए। वहां पे भी 14 आ रहे हैं, यहां पे भी 14 आ रहा है और यहां पे भी हमारा 14 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हो समझने की। आपको मैं एक बात और बता देता हूं बेटा, हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको पता है ये जो करंट एसेट्स हैं ये माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, WC, मैंने शॉर्ट में लिखा है WC। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आप इसको रेशियोज वाले चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो फर्म के पास पैसा होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हम उसके अंदर क्या क्या कंसीडर करते हैं, हम पकड़ते हैं करंट एसेट्स, उसमें से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो विद इन अ ईयर या तो वो कैश में कन्वर्टेड है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड वर्ड, अब ये थोड़े टेक्निकल वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो रेडिली कन्वर्टेड इन कैश में होते हैं या फिर बहुत तेजी से अब कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट एसेट्स, उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। अगर करंट एसेट्स में से यानी कि जो भी शॉर्ट में पैसा मिलने वाला है उसमें से शॉर्ट में आपको जो भी पैसा देना है अगर वो माइनस कर दोगे तो जो भी आपके पास पैसा अवेलेबल है वो किस चीज के लिए, वो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाता है। अच्छा वो कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा, कुछ है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। नॉन करंट एसेट्स, मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट इसमें प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल और उससे सीधे ले जाके माइनस कर दो क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इन सभी चीजों को आप अगर समझ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और मेरे हिसाब से तो सबको ये नोट कर लेना चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।